जय हिंद साथियों, स्वागत है आज का सेशन एटीपी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज 2 में, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको आने वाले एग्जाम के लिए उपयोगी होगा। बिना समय को व्यतीत करते हुए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने, द वर्ड एंटरप्रेन्योर इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच वर्ड। आपसे पूछा जा रहा है कि उद्यमी किस शब्द से हुई है, तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देखेंगे। द वर्ड एंटरप्रेन्योर इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द 13th सेंचुरी फ्रेंच वर्ब। यहां से भी एक एमसीक्यू का क्वेश्चन पूछा जाता है कि एंटरप्रेन्योर शब्द जो है वो किस भाषा से उत्पन्न हुआ है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि एंटरप्रेन्योर शब्द जो है वो फ्रेंच भाषा से आया है। ठीक है, किस वर्ड से आया है यह प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे। उद्यमी शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई? ऑप्शन नंबर ए एंटरप्राइजेज, ऑप्शन नंबर बी है एंट्री पैड, ऑप्शन नंबर सी एंट्री पेडरी, ऑप्शन नंबर इंटरप्रेटर। तो आपको याद रखना है कि एंटरप्रेन्योर शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच वर्ब से हुआ, यानी फ्रेंच भाषा से हुआ। कब हुआ? 13th सेंचुरी में। ठीक है, साथ ही साथ जो है आपको ध्यान रखना है कि एंट्री पेडरी, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा जा रहा है, फिलिंग द ब्लैंक्स इज द रिवार्ड टू एन एंटरप्रेन्योर। उद्यमी का प्रतिफल है, तो उद्यमी का प्रतिफल क्या होगा? प्रॉफिट। ठीक है, कोई भी एंटरप्रेन्योर इसलिए बिजनेस करता है ताकि वो क्या कर सके? प्रॉफिट अर्न कर सके। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट इज द रिवार्ड, प्रॉफिट इज द रिवार्ड टू एन एंटरप्रेन्योर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट शुड बी मिनिमम नंबर ऑफ फीमेल वर्कर्स वर्किंग इन एन एंटरप्रेन्योर रन बाय एन वुमेन एंटरप्रेन्योर। बड़ा ध्यान से इस क्वेश्चन को सुनेंगे, समझेंगे, बहुत आसान प्रश्न है। आपसे क्या पूछा जा रहा है कि महिला उद्यमी द्वारा संचालित व्यवसाय में कार्यरत महिला कर्मचारी की संख्या न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? तो पहली बात तो कि अगर महिला उद्यमी द्वारा संचालित है, ठीक है, और महिला कर्मचारी की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो 51%। कितनी होनी चाहिए? 51%। यानी ऐसे एंटरप्रेन्योर जिसमें महिला उद्यमी है उसमें 51% महिलाओं की संख्या होना चाहिए एज अ कर्मचारी के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा 4 नंबर, द बुक एनवायरमेंट एंड एंटरप्रेन्योर इज रिटेन बाय। आपसे पूछा जा रहा है कि दो बुक है एनवायरमेंट एंड एंटरप्रेन्योर, ठीक है, यह पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन नंबर ए जेबी से साहब, ऑप्शन नंबर बी केनीज साहब, ऑप्शन नंबर सी बीसी टंडन एंड ऑप्शन नंबर डी सुम्पीटर। ठीक है, तो याद रखेंगे द बुक एनवायरमेंट एंड एंटरप्रेन्योर इज रिटन बाय बीसी टंडन। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा? सी करेक्ट है होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, इंपॉर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योर इज। क्या इंपॉर्टेंट है एंटरप्रेन्योर के लिए? उद्यमी के लिए महत्व है या उद्यमी का महत्व है किसमें? ऑप्शन नंबर ए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर, ऑप्शन नंबर बी न्यू प्रोडक्ट एंड इनोवेशन, ऑप्शन नंबर सी यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस। तो ध्यान से देखेंगे, एक एंटरप्रेन्योर का जो इंपॉर्टेंट है ये उपयुक्त तीनों में है। किसमें किसमें? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर, ठीक है, यानी स्वरोजगार प्राप्त कर देता है। ऑप्शन नंबर बी न्यू प्रोडक्ट एंड इनोवेशन, नया नया जो है वो प्रोडक्ट और इनोवेशन जो है वो खोजता है। साथ ही साथ यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, ये ह्यूमन रिसोर्स को प्रॉपर तरीके से क्या करता है? यूटिलाइज करता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, ऑब्जेक्टिव ऑफ एन एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम। यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि ईडीपी प्रोग्राम, ठीक है, एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम, वो क्या है? इसका क्या उद्देश्य है? एम क्या है? तो ईडीपी का जो एम है वो क्या है सर? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जी बिल्कुल। ऑप्शन नंबर बी एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर सी इंक्रीज इन स्किल ऑफ द एंटरप्रेन्योर, ये भी, यानी करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। क्यों होगा? क्योंकि एक ईडीपी का यानी एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम का जो मोटिव है वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का भी है, साथ ही साथ जो है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग का भी है, और साथ ही साथ क्या करना है? इंक्रीज करना है, क्या? स्किल इंक्रीज करना है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस वेयर बाय एन इकोनॉमी रियल नेशनल इनकम इंक्रीज ओवर अ टाइम। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि आर्थिक विकास एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में लॉन्ग टर्म में वृद्धि होगी। ठीक है, लॉन्ग टर्म में यानी दीर्घकाल, लंबे समय, यानी लॉन्ग टर्म में क्या होगा? वृद्धि होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आपसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का स्टेज कौन सा है, निम्न में से कौन सा आर्थिक विकास की अवस्था है। ऑप्शन नंबर ए ट्रेडिशनल स्टेज, ऑप्शन नंबर बी स्टेज ऑफ प्री कंडीशन टू टेक ऑफ, ऑप्शन नंबर सी टेक ऑफ स्टेज एंड ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। तो याद रखेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो स्टेज है उपरोक्त तीनों स्टेज होता है, इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। आपसे पूछा जा रहा है द ऑथर ऑफ द बुक, यानी कि यह जो बुक का नाम लिखा हुआ है उसका ऑथर कौन है, वो आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी जो थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट नाम से बुक है, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट नाम से जो बुक है वो किसके द्वारा रचित है, यह आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, तो याद रखेंगे प्रोफेसर जो है शुम्पीटर साहब जो है उन्होंने क्या किया था कि द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट नामक जो है वो पुस्तक लिखी थी। यानी क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा जा रहा है कि MSMED एक्ट पारित हुआ था। तो थोड़ा सा MSMED के बारे में हम लोग जानेंगे। MSMED मतलब हो गया माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट। क्या हो गया MSMED का, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट 2006। यानी कि अगर थोड़ा सा एक लाइन में अगर इसका जानना चाहें कि आपसे प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि MSMED एक्ट कब पारित हुआ था, तो कब पारित हुआ था, 2006 में पारित हुआ था। लेकिन इसके रिगार्डिंग थोड़ा और भी हम लोग जानकारी रख लेंगे क्योंकि आपके एग्जाम के लिए उपयोगी हो सकता है। ठीक है, तो MSMED एक्ट जो है वो 2006 में आया। सबसे पहले MSMED का फुल फॉर्म हम लोग याद रखेंगे। कई बार होता है कि आपको जो है वो फुल फॉर्म से संबंधित जो है वो प्रश्न आपसे पूछ लेता है। तो MSMED क्या है, MSMED M फॉर माइक्रो, S फॉर स्मॉल, M फॉर मीडियम, E फॉर एंटरप्राइजेज एंड D फॉर डेवलपमेंट। ठीक है, अब आया कि MSMED एक्ट वाज एस्टैब्लिश्ड टू प्रोवाइड फॉर फैसिलिटिंग द प्रमोशन एंड डेवलपमेंट एंड इनहांसिंग द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ये बोलना चाह रहा है, आसान शब्दों में समझेंगे तो ये बताना चाह रहा है कि MSME जो है यानी माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को ये क्या कर रहा है, तो ये स्किल प्रोवाइड कर रहा है, डेवलपमेंट प्रोग्राम प्रोवाइड कर रहा है, साथ ही साथ जो है ये इनहांसिंग, इनको प्रमोशन का काम कर रहा है। कौन, MSMED एक्ट। ठीक है, और क्या करता है सर, साथ ही साथ जो है ये MSME बिकम ऑपरेशनल फॉर्म 2 अक्टूबर 2006। ये बताना चाह रहा है कि एक्ट 2006 में था, एक्ट कब बना, 2006 में, यानी MSMED एक्ट 2006 जो है वो काम कब से करना शुरू कर दिया, यानी ऑपरेशनल एक्टिविटी कब से परफॉर्म करना शुरू कर लिया, तो वो 2 अक्टूबर 2006 से। अगर आपसे ये पूछे कि MSMED जो है वो कब से ऑपरेशनल वर्क करना शुरू कर लिया, तो आप बताएंगे MSMED जो है वो ऑपरेशनल वर्क कब से शुरू कर दिया, 2 अक्टूबर 2006 से, 2 अक्टूबर 2006 से। ठीक है, आप चाहेंगे इस महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन को, ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे MSMED रिगार्डिंग। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे, सिंपल है इसलिए। ठीक है, आपसे क्या पूछ रहा है, इन फिलिंग द ब्लैंक्स पीपुल वर्क फॉर अदर एंड गेट रिम्यूनरेशन रिटर्न। आपसे पूछा जा रहा है कि जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे के लिए काम करता है, ठीक है, किसी दूसरे के लिए काम करता है तो उसके बदले में जो उसे पारिश्रमिक मिलता है, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे। तो याद रखेंगे कि जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे के लिए काम करता है उसके बदले में उसे रिम्यूनरेशन यानी पारिश्रमिक प्राप्त होता है, उसे हम रोजगार कहते हैं, उसे हम एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, एम्प्लॉयमेंट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए का 11 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। आपसे पूछा जा रहा है हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज। हिंड्रेंस मतलब बाधा, किससे संबंधित बाधा है सर, एक्सचेंज से संबंधित, यानी विनिमय से संबंधित बाधा को कौन दूर करता है। तो याद रखेंगे कि एक्सचेंज संबंधित जो बाधा है, ठीक है, उसे बैंक दूर करेगा। कौन दूर करेगा, बैंक। यानी हिंड्रेंस रिलेटेड टू एक्सचेंज, यानी अगर मान लीजिए कि हिंड्रेंस है यानी बाधा है, किससे संबंधित बाधा है, तो एक्सचेंज से संबंधित बाधा है, तो उसको दूर करने का काम करता है बैंक करता है। ठीक है, यानी बैंक जो है वो हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज को रिमूव करता है। तो 12 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है हिंड्रेंस ऑफ रिस्क, यानी रिस्क को कौन रिमूव करता है, तो रिस्क को कौन रिमूव करेगा, तो इंश्योरेंस। इंश्योरेंस क्या करता है, रिस्क को रिमूव करने का काम करता है। लेकिन याद रखेगा इंश्योरेंस रिस्क को खत्म नहीं करता है। ठीक है, इंश्योरेंस
जो है वो रिस्क को कम करता है, ठीक है, इस चीज को हमेशा याद रखेंगे। इंश्योरेंस जो है वो कभी भी रिस्क को बिल्कुल खत्म नहीं करता है, बल्कि इंश्योरेंस जो है वो रिस्क को क्या करता है, कम करता है, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है हिंड्रेंस मतलब बाधा किससे संबंधित, रिस्क से संबंधित, तो इसे कौन दूर करेगा, इंश्योरेंस करेगा। क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन कौन हो सकता है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन कौन होगा आप ही बताइए। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी में बिजनेस होगा, आप बोलेंगे बिल्कुल बिजनेस होगा सर। फिर नेक्स्ट और क्या होगा सकता, तो प्रोफेशन हो सकता है, बिल्कुल प्रोफेशन हो सकता है। और क्या होगा सर, तो बिजनेस हो गया, प्रोफेशन हो गया और एम्प्लॉयमेंट, ये तीनों जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। बिजनेस भी है, प्रोफेशन भी है और हमारा साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट भी है। तो देखेंगे कि ये तीनों चीजें किसमें है, बिजनेस प्रोफेशन, बिजनेस प्लस प्रोफेशन, ऑप्शन नंबर डी बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, ये तीनों जो है वो क्या कहलाएंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाएंगे। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होते हैं, आर्थिक क्रिया वह क्रिया होता है जिसमें एक व्यक्ति जो है वह धन के उपार्जन करने के लिए कोई काम करता है, उसे हम क्या कहते हैं, आर्थिक क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। कॉमर्स इज अ पार्ट ऑफ, कॉमर्स क्या है, पार्ट है, किसका पार्ट है सर, बिजनेस का। हमने आपको पढ़ा रखा था कि बिजनेस का पार्ट है क्या, कॉमर्स, क्योंकि हमने पढ़ा रखा था, क्या पढ़ा रखा था कि बिजनेस जो है उसका पार्ट क्या है, कॉमर्स, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा 16। फॉर अ एफिशिएंट डायरेक्शन मोटिवेशन इज, कुशल निर्देशन के लिए अभिप्रेरणा है, क्या है, आवश्यक है। अभिप्रेरणा क्या है सर, आवश्यक है। फॉर एफिशिएंट डायरेक्शन मोटिवेशन क्या है, नेसेसरी है। क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17, आपसे पूछ रहा है मोटिवेशन मींस शुड बी डिटरमाइन ऑन द, मोटिवेशन मींस शुड बी डिटरमाइन ऑन द, अभिप्रेरणा साधनों के निर्धारण का आधार होना चाहिए, क्या सर, ग्रुप में, इंडिविजुअल में, जॉब में या ऑल ऑफ दिस, तो सभी में, ठीक है। समूह में भी होना चाहिए, व्यक्तिगत होना चाहिए, कृत्य भी होना चाहिए, ठीक है, और उपरोक्त सभी, तो ये तीनों में उपलब्ध होना चाहिए, इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है विच नीड are satisfied at least at द लास्ट अकॉर्डिंग टू मैस्लो। ये क्वेश्चन हमने आपको बड़ा डिटेल में पढ़ा रखा है सीरीज नंबर 1 में। सीरीज नंबर 1 जो है एटीपी का, इसमें हम आपको पूरा डिटेल में आपको पढ़ाया था मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी, जिसमें हमने आपको बताया था कि 5 नीड होता है मैस्लो साहब का। उसी में से आपसे पूछा जा रहा है कि अंतिम जो नीड है मैस्लो साहब का वो कौन सा है, ठीक है। तो अंतिम नीड जो है वो क्या है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का नीड है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। विच ऑफ द फॉलोइंग चेन इज करेक्ट, आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा श्रृंखला जो है वो सही है, ठीक है। तो हमको श्रृंखला देखना है, ठीक है, बारीकी से इस ऐसे प्रश्न को देखेंगे ताकि एरर होने की संभावना क्या हो, कम हो जाए। क्वेश्चन नंबर क्या है सर, देखेंगे 19 है, क्या बोल रहा है कि आपको चेक करना है कि कौन सा चेन जो है वो सही है, करेक्ट है, ठीक है। सेटिस्फैक्शन सबसे पहला नहीं, सेटिस्फैक्शन सबसे पहले कैसे हो सकता, बिना किसी चीज का कंजम्पशन के हुए सेटिस्फैक्शन प्राप्त हो, तो ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहला टेंशन हो जाए, ऐसा नहीं होता, सबसे पहले नीड होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले नीड आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी में, तो पहला नीड होता है, फिर आपका वांट्स होता है, फिर आपका टेंशन, एक्शन एंड सेटिस्फैक्शन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। आपसे पूछ रहा है द रिवार्ड ऑफ टेकिंग रिस्क इन अ बिजनेस, अगर कोई व्यापारी जो है वो बिजनेस में क्या करता है, रिस्क लेता है, तो उसके बदले में उसे क्या मिलेगा, ठीक है। तो एक बिजनेसमैन को रिस्क के बदले में प्रॉफिट मिलता है, बहुत सिंपल सा बात है, क्या सर, एक बिजनेसमैन को रिस्क के बदले में क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 20 का ए नंबर। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। द ह्यूमन कॉजेज ऑफ रिस्क इज, द ह्यूमन कॉजेज ऑफ रिस्क इज, यानी जोखिम का मानवीय कारण है, क्या कारण है सर, यानी ह्यूमन कॉजेज, आपने हमने पढ़ाया था, बताया था कि जो कॉजेज है, ठीक है, वो कितने तरह के होते हैं, 4 तरह के होते हैं। कौन कौन, नेचुरल कॉजेज, ह्यूमन कॉजेज, इकोनॉमिक कॉजेज, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, क्या ये इकोनॉमिक कॉजेज के अंदर आएगा, नहीं सर। तो क्या यहां पर जो है वो नेचुरल कॉजेज के अंदर आएगा, तो देखते हैं। जो बाढ़ है वो कौन सा कॉजेज है, नेचुरल कॉजेज है, जिसमें किसी मनुष्य का जो कोई कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है। भूकंप में भी जो है वो कौन सा कॉजेज है, नेचुरल कॉजेज है, इसमें भी किसी मनुष्य का कोई कंट्रोल नहीं होता है। लेकिन आप भूस्खलन, लैंडस्लाइडिंग, इसमें भी किसी मनुष्य का जो है वो कोई कंट्रोल नहीं होता है। यानी जो ईमानदारी है, डिसऑनेस्टी जो है, जो आपको दिख रहा है, डिसऑनेस्टी में किसका कंट्रोल होता है, तो ये मनुष्य के अंदर होता है। मनुष्य जो है
ये क्या है, मनुष्य के अंदर, यानी डिसऑनेस्टी यानी बेईमानी जो है वो कौन सा कॉजेज आएगा, तो वो ह्यूमन कॉजेज के अंदर आएगा। ठीक है, बेईमानी किसके अंदर आएगा सर, ह्यूमन कॉजेज के अंदर आएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर होगा सी नंबर। रिमेनिंग जो आपको ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी, ये सब किसके अंदर आएंगे, नेचुरल कॉजेज के अंदर आएंगे। ठीक है, यानी कॉजेज कितने तरह के होते हैं, 4 तरह के होते हैं। कितने तरह के कॉजेज होते हैं सर, 4 तरह का। ठीक है, पहला कॉजेज को क्या बोलेंगे सर, पहला कॉजेज को इकोनॉमिक कॉजेज, ठीक है, दूसरा कॉजेज को ह्यूमन कॉजेज, तीसरा कॉजेज को नेचुरल कॉजेज को नेचुरल कॉजेज, एंड जो चौथा कॉजेज है वो आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि चौथा कॉजेज क्या कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप कमेंट बॉक्स में जरूर पिन करेंगे कि चौथा कॉजेज कौन है। ठीक है, नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन नंबर 22। लीडरशिप इज, लीडरशिप जो है वो है कैसा है सर, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बहुत से, फियर, हाई पोस्ट एंड डी मोटिवेशन। तो लीडरशिप में क्या होना चाहिए, मोटिवेशन होना चाहिए। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 22 का डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा 23, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन सबसे पहले समझेंगे कि कम्युनिकेशन क्या है। तो कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस इन विच वन पर्सन, ठीक है, सेंड इमोशंस फीलिंग्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। यानी संदेशवाहन क्या है, संदेशवाहन एक प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति जो है अपने विचार, अपनी भावनाओं, ठीक है, को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रेषित करता है। ठीक है, तो इसमें मिनिमम कितने व्यक्ति चाहिए कम्युनिकेशन के लिए, तो कम्युनिकेशन के लिए मिनिमम 2 व्यक्ति होने चाहिए। ठीक है, अब आपसे कम्युनिकेशन 2 तरह का, ओरल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन, लेकिन आपसे क्या पूछ रहा है कि ओरल कम्युनिकेशन के संबंधित बताइए कि ओरल कम्युनिकेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो ओरल कम्युनिकेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, ठीक है, तो वो डायरेक्ट संबंध रखता है। क्या, कैसा संबंध रखता है, डायरेक्ट संबंध रखता है। ठीक है, तो ओरल कम्युनिकेशन का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगर आप मेरे बात, अगर यहां पे डी, ऑप्शन नंबर डी में अगर ऑल ऑफ दीज होता तो करेक्ट आंसर क्या होता, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, लेकिन यहां पर नन ऑफ दीज है, इसलिए ये तीनों में से जो सबसे बेहतरीन उदाहरण है हम उनका चयन किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24, कम्युनिकेशन में भी, कम्युनिकेशन कैसा हो सकता है, रिटन बिल्कुल हो सकता है कम्युनिकेशन, रिटन ओरल में भी हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो सिंबॉलिक, आप देखते होंगे ट्रैफिक में क्या है, सिंबॉलिक, आप इमोजी का जो प्रयोग करते हैं, ठीक है, व्हाट्सएप चैट करने के लिए या किसी से कम्युनिकेशन करने के लिए जो इमोजी का प्रयोग करते हैं वो कौन सा है, सिंबॉलिक। तो ये तीनों जो है वो क्या है, माध्यम है। ठीक है, तो क्या कहलाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25, अंडरस्टैंडिंग द रिसीव्ड मैसेज इज, यानी प्राप्त संदेश वाहन को समझना क्या कहलाता है। ठीक है, यानी यहां से प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि कम्युनिकेशन प्रोसेस पता होना चाहिए। कम्युनिकेशन प्रोसेस में क्या होता है कि एक सेंडर होता है और दूसरा रिसीवर होता है। ठीक है, सेंडर और रिसीवर इनके बीच में कुछ प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो सेंडर जो है वो कुछ मैसेज क्या करेगा, वो सेंड करता है, किसको सेंड करता है, रिसीवर को। तो रिसीवर तक अगर रिसीवर उस भाषा को, उस मैसेज को अगर समझ लेता है तो उसे हम क्या कहते हैं, आपसे प्रश्न ये पूछ रहा है, इनकोडिंग या डिकोडिंग। ठीक है, तो इनकोडिंग और डिकोडिंग, तो याद रखिएगा इनकोडिंग नहीं कहलाता, वो क्या कहलाता है, डिकोडिंग कहलाता है। अब आप बोलेंगे सर इनकोडिंग और डिकोडिंग क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझेंगे। इनकोडिंग और डिकोडिंग का मतलब हो गया, ठीक है, इनकोडिंग का मतलब हो गया, ठीक है, इनकोडिंग और डिकोडिंग, तो इनकोडिंग का मतलब हो गया ताला लगाना और डिकोडिंग का मतलब ताला खोलना। अब बोलेंगे सर ये ताला लगाना, ताला खोलना, थोड़ा सा इस पर जो है वो थोड़ा सा जो है ब्रीफ में बताइए, थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन किया जाए कि होता क्या है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कोई मैसेज हमें कन्वे करना है, ठीक है, बताना है, तो हम क्या करेंगे, हम ध्यान रखेंगे कि ऐसा मैसेज जो इंपॉर्टेंट मैसेज हो उसे हम क्या कर दे, चेंज कर दे। ठीक है, तो हम उसमें क्या करते हैं, ताला लगा देते हैं, इनकोड कर देते हैं, यानी उसका प्रारूप को हम बदल देते हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पर अगर हम समझे, ठीक है, तो मान लीजिए कि अगर कोई नंबर हमें सेंड करना है, कोई एक खास नंबर डिजिट है, कोड है, उसे हमको सेंड करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये एक खास नंबर है, इसे हम क्या करना, हमें सेंड करना है। ठीक है, अब हम इसको क्या कर देंगे, ये खास नंबर था, ये मेरा एक तरह से समझिए मैसेज है। अब इस मैसेज को हमें क्या करना है, तो इस मैसेज को हमें बदल देना है, यानी कोड कर देना, ताला लगा देना है। ठीक है, तो हम ताला लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, देखिए इसको हमने बदल दिया। क्या ABCD में 5 जो है वो इसके जगह पे ई लिख सकते हैं, अब बोलेंगे बिल्कुल सर, तो इजोटी हमने लिख दिया। ठीक है, इजोटी। अब हमने क्या किया, ये 5, 10, 15, 20, 25 ये एक
मैसेज था, एक कोड था, एक पिन था जो मुझे शेयर करना था, ठीक है। अब हम इसे क्या कर दिए, इस पे ताला लगा दिए, मीन्स क्या कर दिए, इनकोड कर दिए। अब ये हम किसी को भेजे, मान लीजिए आपको भेजे, ठीक है, लेकिन आपको ये समझ में नहीं आया, ठीक है, तो फिर तो मैसेज कम्युनिकेशन का बात खत्म हो जाएगा। तो अगर आपको ये समझ में आ रहा है, ठीक है, तो कैसे, कब आप समझ पा रहे हैं, जब आप इसको डिकोड कर पा रहे, मेरे बात को समझ रहे। तो आपसे यही प्रश्न पूछा जा रहा है कि जब अंडरस्टैंडिंग द रिसीव्ड मैसेज, जब एक रिसीवर यानी कि रिसीवर इसको अगर क्या कर रहा है, समझ पा रहा है, ठीक है, तो कैसे, तो वो कैसे समझ पा रहा है कि जब वह डिकोड कर दे रहा है, क्या कर रहा है, डिकोड कर दे रहा है, ठीक है। और फीडबैक क्या होता है, फीडबैक जो अंतिम प्रोसेस होता है, जो रिसीवर उसको समझ के जो रिप्लाई कर दे, ठीक है, ये रिसीवर समझने के बाद जो रिप्लाई कर देगा सेंडर को, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम फीडबैक कहते हैं। ये पूरी की पूरी जो है वो कम्युनिकेशन प्रोसेस से जो है वो क्वेश्चन था। नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन नंबर हमारा 26। क्वेश्चन नंबर 26, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज। तो प्राइमरी फंक्शन हमें पता है कि ऐसे फंक्शन जो है वो कितने तरह के होते हैं, दो तरह का, प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शन। तो प्राइमरी फंक्शन से संबंधित क्वेश्चन है। प्राइमरी फंक्शन जो है वो मैनेजमेंट का कौन है, ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है। तो प्राइमरी फंक्शन तो 5 होते हैं, कौन कौन सा, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। लेकिन आपको ऑप्शन देखना है, प्लानिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग एंड स्टाफिंग। सर ये तो सभी के सभी क्या है, फंक्शन है, किसके, प्लानिंग के, सॉरी मैनेजमेंट का। तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा, क्योंकि सभी तो फंक्शन है, तो इसमें से अगर ऑल ऑफ दीज होता तो करेक्ट आंसर क्या होता, ऑल ऑफ दीज। लेकिन कहीं भी ऑप्शन में ऑल ऑफ दीज नहीं है, तो हमें इसमें से जो सबसे अच्छा ऑप्शन है हमें उसे चयन करना है। तो द प्राइमरी फंक्शन, प्राइमरी में भी जो पहला प्राइमरी फंक्शन है वो कौन है, प्लानिंग है। इसलिए हम क्या करेंगे, यहां पे करेक्ट आंसर किसको टिक करेंगे, प्लानिंग को। क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन हमारा 27, विच इज द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट। क्या क्वेश्चन में सर नॉट लग गया है, ठीक है। निम्न में से कौन सा नियोजन का तत्व नहीं है। ऑब्जेक्टिव, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव जो है किसका एलिमेंट है, तो प्लानिंग का, यानी ये तो नहीं होगा। पॉलिसी भी नहीं होगा, स्ट्रैटेजी भी नहीं होगा, क्योंकि ये तीनों जो हैं वो किसके एलिमेंट हैं, प्लानिंग के एलिमेंट है। जो कंट्रोलिंग आपको दिख रहा है, कंट्रोलिंग क्या है, वो प्लानिंग का एलिमेंट नहीं है, बल्कि क्या है, ये तो फंक्शन है किसके, मैनेजमेंट का। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28, बिजनेस प्लान इज रिटन डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड बाय। जो है जो बिजनेस प्लान है वो प्रिपेयर्ड किया जाता है, रिटन डॉक्यूमेंट है, लेकिन ये प्रिपेयर्ड किया जाता है किसके द्वारा, एंटरप्रेन्योर के द्वारा, यानी उद्यमी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इन्वायरमेंटल बैरियर। बैरियर का मतलब क्या होगा, बाधा। बैरियर का मतलब क्या होगा सर, बाधा, ठीक है। लेकिन कैसा बाधा, इन्वायरमेंटल बाधा, ठीक है। पर्यावरणीय बाधा जो है इनमें से कौन सा है, ठीक है। तो आपको याद रखेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनवायरमेंटल बैरियर। तो जो पॉलिटिकल है वो क्या है, हमारा एनवायरमेंटल बैरियर। क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30, आपसे पूछा जा रहा है कि LIC का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था। LIC नाम सुनते ही आपके मन में एक स्लोगन आता होगा, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। यस सर, तो जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी जो है इसकी स्थापना कब हुई थी, 1956 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन हमारा 31, प्रोड्यूस मार्केट डील्स इन। उत्पादन बाजार, फिलिंग द ब्लैंक्स, उत्पादों का व्यापार करते हैं। इस क्वेश्चन को थोड़ा आप देखिए ध्यान से और उत्तर देने का प्रयत्न कीजिए। देखिए आप ध्यान से देखे होंगे तो प्रोड्यूस मार्केट जो है वो किसके लिए होता है, तो प्रोड्यूस मार्केट यानी उत्पादन बाजार किसके लिए होगा, एग्रीकल्चर के लिए, यानी कि कृषि के लिए, ठीक है। यानी क्वेश्चन नंबर 31 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी प्रोड्यूस मार्केट किस लिए होता है, एग्रीकल्चर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 32 क्या बोल रहा है, मार्केटिंग एक्सपेंडिचर इज अ बर्डन। विपणन व्यय भार है। मार्केटिंग एक्सपेंडिचर जो है वो बर्डन है किसके ऊपर, तो याद रखेंगे अंतिम में जो बर्डन है वो कंज्यूमर के ऊपर आता है। तो मार्केटिंग जो एक्सपेंडिचर है वो बर्डन है किसके ऊपर, ऑन कस्टमर के ऊपर। किसके ऊपर, कस्टमर के ऊपर। इसमें मैक्सिमम बच्चे क्या करेंगे, ऑल ऑफ द एबव टिक लगा देंगे, ठीक है। लेकिन ये करेक्ट आंसर नहीं होगा ऑल ऑफ द एबव, इसलिए ध्यान से सुनेंगे और इसको याद रखेंगे कि मार्केटिंग एक्सपेंडिचर जो है वो उसका अंतिम जो है वो
भार है वो कंज्यूमर के ऊपर जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 33। मार्केटिंग इंक्लूड्स, यानी विपणन में शामिल होगा कौन सा? परचेजिंग, बिल्कुल परचेजिंग शामिल होता है। सेलिंग भी शामिल होता है। वेयर हाउसिंग भी शामिल होगा। तो मार्केटिंग में उपरोक्त तीनों चीजें शामिल होंगे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, सॉरी आज का जो सेशन है हमारा एटीपी सीरीज 2 का, वो हमारा क्या हो गया सर? खत्म हो गया। याद रखेंगे कि एटीपी सीरीज क्वेश्चन नंबर हम लोग 33 तक डिस्कस किए हैं और ये सभी क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के लिए क्या होंगे? उपयोगी होंगे। आज के सेशन को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।